देखो तो हम लोग लास्ट क्लास में बीटा और गामा फंक्शन किया, गामा इंटीग्रल किया था। एक्चुअली ये एक टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है ना, जो बीटा और गामा है वो एक टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है। सो अभी एक बार इम्प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट कर ये किया था, तो ये एक टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है। मतलब बीटा फंक्शन जो है, बीटा इंटीग्रल इज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड ऑल्सो जो गामा इंटीग्रल है वो भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या। एक्चुअली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ ऐसा ही है जो इनफाइनाइट सीरीज है, बिल्कुल वैसा ही है। आप वहां सीरीज के कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे ना कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात करनी है कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं है ना। यहाँ भी वही कंपैरिजन टेस्ट आप लगा सकते हो, यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, तो उस तरीके से यहाँ भी है। ये सब इंटीग्रल के लिए है, वहां पे सीरीज के लिए था, इनफाइनाइट सीरीज के लिए था। तो अभी हमारे पास ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है, नाम ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब इम्प्रॉपर में थोड़ा सा है ना, प्रॉपर से अलग है। तो क्या अलग है ये देखना है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या अलग है। तो बताइए, तुम लोग बताओ भाई। तो जो लोग जानते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में क्या होता है, कोई बताओ। क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल? इसका इंटीग्रेशन फाइंड ना हो, मतलब कैलकुलेट ना हो। नहीं, इम्प्रॉपर ना कैलकुलेट होगा, मतलब वैसा नहीं कि इम्प्रॉपर तो कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट होगा। तो इम्प्रॉपर में थोड़ा सा अलग है। जैसे जनरली इंटीग्रल हम लोग क्या देखते हैं, a to b fx dx, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है ना। सो है ना, ये हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल है। अब इसको इम्प्रॉपर कब बोलेंगे, क्वेश्चन ये है कि दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ, बताओ भाई जिन लोगों को आइडिया है इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर कब बोलेंगे हम। तो ए और बी में से कोई इनफाइनाइट आ जाए, पहली कंडीशन है। और याद नहीं, दो टाइप का है, ठीक है। एक ये है कि इंप्लीमेंट दो कंडीशन, मतलब दो तरह के इंटीग्रल यहाँ पे होते हैं। एक तो ये है कि कोई एक लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो, अनबाउंडेड, मतलब आपका अनबाउंडेड लिमिट हो जाए। एक तो ये हो गया कि ए या बी में से कोई एक, मतलब लिमिट अनबाउंडेड हो, या तो ऐसा समझ लो कि इफ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रल है, मैं अपने शब्दों में लिखा रहा हूँ, बुक में देखना अपने हिसाब से लिखा हुआ है, मैं समझाने के लिए अपने तरीके से लिख रहा हूँ कि लिमिट ऑफ इंटीग्रल जो है इज अनबाउंडेड। एक तो ये कंडीशन है कि जैसे इस टाइप का है, मान लीजिए 0 से इंफिनिटी, जो आप कल ही देख रहे थे x की पावर n-1 dx, ये गामा n जो था, तो ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पे लिमिट इंफिनिटी हो गई। तो अगर लिमिट अनबाउंडेड है, ठीक है ना, बाउंड नहीं है ना, क्योंकि ये अनबाउंडेड, 0 से इंफिनिटी का इंटरवल अनबाउंडेड है, तो इस टाइप का हो गया। या दूसरा टाइप तुम देखते हो बीटा फंक्शन है, बीटा भी इम्प्रॉपर है, तो वहां तुम देख सकते हो उसका लिमिट तो 0 से इंफिनिटी है, सॉरी बीटा में लिमिट तो 0 to 1 है, जो फर्स्ट काइंड है, तो 0 से 1 है, तो वहां क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो सब प्रॉब्लम ये है कि जो एंड पॉइंट है ना, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है वहां पे, एंड पॉइंट पे क्या होगा सर, मध्य तो वो फंक्शन ही नहीं होएगा ना, क्योंकि 1 - x - 1 जो वो 1 - 6 करेगा। हाँ 1 एक तो ये था फंक्शन जो है वो या तो अनबाउंडेड हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, या किसी पॉइंट पे जो एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है ना, या तो अनबाउंडेड है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ इस टाइप पे कंडीशन आ जाए। जैसे दूसरा फॉर्म में क्या था, हाँ एक तो बीटा फंक्शन तुम्हारे पास है कि एक तो 0 से इंफिनिटी वाला फॉर्म है बीटा का, तो वो तो चलो पहले फॉर्म का हो गया। दूसरे फॉर्म में यही है कि या तो किसी बीच के इंटरवल पे, जैसे 1 या 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की, 0 हो जाएगी ना। अगर x को तुमने 1 रख दिया तो क्या होगा, या x को 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इंटीग्रल की 0 हो जाएगी। तो ये है, और क्या कंडीशन है। तो मेनली जो इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए कि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाए ए बी इंटरवल में, या अनबाउंडेड हो जाए, ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। एक तो लिमिट अनबाउंडेड हो गई या फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है लिमिट मैं बाउंडेड ही लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो,
लिमिट है लेट से 0 से 5 है मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा रूट अंडर x माइनस 2 dx। अब 2 पे इसका क्या होगा, ये फंक्शन 2 पे क्या होगा, अनबाउंडेड हो गया ना x बराबर 2 रखने पे। तो 2 0 से 5 इज 2 तो है, लेकिन 2 पे ये फंक्शन क्या हो रही है, डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह जो इंटरवल उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं, कि जहां पे ऐसा हो कि जो लिमिट अगर बाउंडेड भी है तो जो फंक्शन है वो उसमें अनबाउंडेड हो जाए, इस तरह के केस हो जाएंगे। तो ऐसा है। बीटा ऑफ सेकंड टाइप तो 0 और 1 पे तो डिफाइंड ही है। हाँ 0 है ना, एग्जैक्टली 0 है ना। अच्छा तो उसमें बीटा ऑफ सेकंड टाइप के, बीटा सेकंड टाइप में तो वो है ना, लिमिट कितनी है, बीटा सेकंड टाइप में तो लिमिट क्या है उसकी, तो वो तो ऐसे ही इम्प्रॉपर हो गया, इन्फिनिटी लिमिट आ गई। तो अगर किसी एक साइड इन्फिनिटी आ गई लिमिट में तो वो तो ऐसे ही इम्प्रॉपर हो गया। या दूसरा हो गया अनबाउंडेड, या फंक्शन जो है ये लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये डिफाइन करते हैं एक तो लिमिट अनबाउंडेड हो जाए, और या फिर इस वैसे ही बोल रहा है कि लिमिट जो है तो सेकंड काइंड क्या है, मेनली तो एक यही केस बता रहा है कि इसमें जो लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, या फंक्शन तुम्हारा अनबाउंडेड है ना, या ऐसा हो जाए कि जो फंक्शन है fx है ना, इसमें बात कर रहा हूं मैं, जो fx तुम्हारा है वो fx इज अनबाउंडेड हो जाए, मतलब फंक्शन जो वैल्यू जो है वो अनबाउंडेड है लिमिट्स पे, है ना, ऑन द इनसाइड अनबाउंडेड एट अ पॉइंट है ना, इनसाइड लिमिट ऑफ इंटीग्रल। अच्छा तो यहाँ पे क्या रीजन, मैं इसको देखता हूँ क्या रीजन है ना, 0 से 1 एक है x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। दूसरा काइंड तो 0 से इंफिनिटी लिमिट है, तो अगर लिमिट अनबाउंडेड है तो उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे, तो वो केस हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरा यहाँ मतलब ऐसा ये है कि 0 के राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की, 0 हो जाएगी ना, और 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की, ये भी 0 हो जाएगी, 0 और 1 पे ओके। बट इनसाइड इंटरवल क्या है, तो इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा काइंड है वो इम्प्रॉपर है ना, जो सेकंड काइंड। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पे मेनली वही है कि तुम्हें कन्वर्जेंस की बात करनी है, कि वो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी, जैसे हम सीक्वेंस में बात कर रहे थे, सीरीज में बात कर रहे थे कि सीरीज कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी, तो वहां पे इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात करनी, कि वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही है। बाकी डेफिनेशन प्रॉपर यही है, इम्प्रॉपर का मतलब वही है कि कोई लिमिट इन्फिनिटी हो जाए ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कुछ लिखूं तो जैसे एग्जाम्पल हो गया कि मान लो 0 से इंफिनिटी 1/x dx, इस तरह केस हो गया है ना, या ये भी है ना 0 से इंफिनिटी x dx, ये भी इम्प्रॉपर वो है, या जैसे मान लो मैंने कहा -1 से 1 1/x dx, इस तरह का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है ना, अब तुम्हें बात करनी है कन्वर्ज करती है डाइवर्स करती है, जैसे अब तुम्हें ये देखना है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की मीनिंग वही है जो सीक्वेंस सीरीज में सीरीज के लिए था, कि सीरीज कब कन्वर्ज कर रही थी, मतलब कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, सीरीज में कन्वर्ज करने का क्या मतलब था, कि सीरीज कब कन्वर्ज कर रही है, उसका सम फाइनाइट आ जाए। हाँ सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए। तो वैसे यहाँ भी है कि लिमिट की जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ जाए,
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता, सजेस्ट करता है कि तुम ऐसा करो, पहले लिमिट निकालो 0 से लेट से x लिख लो या मान लो a लिख लो। अगर ये लिमिट तुम्हारी एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट निकालो, फिर a टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो। तो इस तरह से कर रहा है एक्चुअली, जैसे तुम सीरीज में लिखते हो ना, तो वहां भी ऐसे ही। तो ये अगर फाइनाइट आती है, अगर ये बाउंडेड है, मान लो ये फाइनाइट आती है, तुम बोलोगे इंटीग्रल कन्वर्ज कर रही है, जैसे 0 से इन्फिनिटी 1/x dx इज कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है एक्चुअली। सो ये जो है आपका कन्वर्जेंट है। वैसे यहाँ भी ऐसे ही है, इसका मीनिंग ये लो ऐसे कहते हैं कि पहले तुम लिमिट यहाँ पे ला लो a टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी 0 से a, ये क्या आएगी, कन्वर्जेंट होगी क्या, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या आएगी, इसकी इंटीग्रल तुम अगर फाइंड करोगे तो कितनी आएगी, फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आएगी। यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगी ना, क्योंकि ये log इन्फिनिटी माइनस log 0, तो log इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस log 0 माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटीग्रल नॉट कन्वर्ज, 0 से इन्फिनिटी 1/x dx इज डाइवर्जेंट इंटीग्रल। जब डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं ना, तो अब वो इंटीग्रल हमारे पास है, बिल्कुल सारे रूल जो भी था वो वैसे ही फॉलो होगा। यहाँ पे ये भी जैसे है तुम्हारे पास कि यहाँ पे ऐसे ही है, तो इसका भी तुम अगर फाइंड करोगे वैल्यू, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी। सो जैसे ये है तो तुम्हारी कितनी आ रही है, x का x²/2, ये भी तुम्हारी इन्फिनिटी आ गई। तो इसका मतलब ये भी इंटीग्रल क्या, डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट, वो है। पर यहाँ पे ऐसे फाइंड करो इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 1/x है, ये x बराबर 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगी ना, तो तुम्हें इसको ब्रेक करना है, -1 से 0 और 0 से 1, ठीक। मतलब ये सजेस्ट करता है इस तरीके से। अगर डायरेक्टली तुम कर दो, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 पे अनबाउंडेड है, तो ये 0 पे अनबाउंडेड है। तुम इसको फिर क्या करोगे, आगे सॉल्व करने के लिए क्या सजेस्ट करता है कि चूंकि ये 0 पे अनबाउंडेड है, तो तुम 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लो। तो तुम ऐसा लिखो कि लाइक लिमिट, मान लो a टेंड्स टू 0 -1 टू a, मतलब ये बस एक प्रोसेस बता रहा है कि हाउ टू फाइंड, है ना, चेक द कन्वर्ट। मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंस का मतलब है कि यहाँ हम 0 एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं ले रहे, हम 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस दिस, यहाँ पे ऐसे ही है, लिमिट b टेंड्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो अभी 0 यहाँ पे है, तो तुम 0 प्लस लो, हम 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि 0 पे अनबाउंडेड है। और अब हो गया मान लो b टू 1/x dx। अब तुम पहले इंटीग्रल सॉल्व करो और उसके बाद उस पे लिमिट लगाओ, है ना, यहाँ भी इंटीग्रल सॉल्व करो फिर लिमिट लगाओ और चेक करो कि आंसर जो आएगा वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, उसके हिसाब से वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ क्या आएगा 1/x, तो log 0 क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, अच्छा, एंड माइनस log -1, तो वो मॉड लेना पड़ेगा ना, मॉड रहेगा उसका। तो जीरो, यहां से क्या आएगा 1/x log 1 माइनस log 0 माइनस इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, एक तो ऑड फंक्शन है ये, तो वैसे तो 0 दिख रहा है ना, बट क्या ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, क्या कहोगे तुम लोग, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, उसमें तो क्वेश्चन नहीं था, इसको क्या बोलोगे कन्वर्जेंट है कि नहीं। log of -1 की वैल्यू क्या होगी सर, अगर उसको सॉल्व करेंगे ना तो log of 1 is 0, log 1 0, तो log of -1 क्या होगा, अगर वो वैल्यू अगर आती है तो फिर कन्वर्जेंट होगा। नहीं, log तो नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड ही नहीं है, तो है log तो नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड ही नहीं है। सर उसको log 1 raised to माइनस में दिया कि माइनस में आगे आ जाएगा फिर वो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 1 raised to -1 तो 1 ही होता है, माइनस में हाँ नहीं होगा, क्या होगा बताओ इसमें, तो इसमें तो नेगेटिव लिमिट लेंगे नहीं, चलिए टर्म्स यहाँ सारे टर्म्स इन्होंने
जो भी इस तरह क्वेश्चन इसमें है ना 1 से स्टार्ट किया है ना, 1/t² की बात किया है इन्होंने, है ना। बिल्कुल वैसे ही मतलब नेगेटिव नंबर यहाँ आप लेते नहीं जनरली, जो बुक्स में क्वेश्चन है जनरली ये क्या स्टार्ट करते हैं ये लोग 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 to 1 जैसे इस तरह से, मतलब 0 to 1 ही लेना पड़ेगा तो नेगेटिव नंबर लेगा नहीं, अदरवाइज mod x हो जाएगा log, क्योंकि log का डोमेन पॉजिटिव है तो आपको mod x लगाना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव कंसीडर कर भी रहे हो तो log mod x होगा इसका इंटीग्रल, एंड देन mod पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि log फंक्शन नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो मान लो ये क्वेश्चन है उसमें लिख दिया, तो इसमें भी सिंपल वही लॉजिक कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे मान लो a to 1 ले लो, है ना, और a tends to 0 प्लस ले लो आप, राइट हैंड लिमिट हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये चीज है। सो ये आपका आ जाएगा ना log 1 माइनस दिस, तो कहना होता है ये अनबाउंडेड आएगी, log 0 माइनस इन्फिनिटी तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये भी डाइवर्जेंट हो गया, मतलब कहने का मतलब ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट कैसे आएगा सर? लिमिट अप्लाई करके ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद तो log 1 माइनस log a हो जाएगा, log 1 0, log a की वैल्यू को 0 रख लेना, log 0 is 1। नहीं, log 0 1 नहीं होता, सो log का ग्राफ बनाना पड़ेगा, log 0 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो जैसे ये ग्राफ है ना log का, log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो ये log x का ग्राफ, जब 0 के करीब जाएंगे आप तो 0 पे डिफाइन नहीं है log, तो आपको इसमें राइट हमने क्या लिया है, राइट हैंड लिमिट लिया 0 का, तो 0 के राइट हैंड लिमिट पे log की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी इसीलिए, तो आपको तो इस तरह से डाइवर्जेंट है, तो इस तरह की बात कर रहा है सब। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखा है कि चेक करो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो वैसे ही बता रहा है ये कि जैसे आपको याद होगा जैसे क्या करता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्चुअली। तुम अगर देखोगे हम लोग जब सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग क्या बोल रहे थे, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो सीरीज मेरे पास था an, लेट्स से n फ्रॉम 1 to infinity, ये सीरीज है, तो हमने एक बनाए थे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ट किए थे कैपिटल लेट्स से Sn, है ना। सो a1 से लेके an तक ये हमने क्रिएट किया था। अब हमने ये कहा था कि जो सीरीज है ना, दिस सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट Sn n टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। तो ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी वही चीज हो रहा है एक्चुअली। तो अभी ये सीक्वेंस के लिए बात हो रही थी, अब वही चीजें इंटीग्रल के लिए हो रही है। अब देखो जैसे आपके पास जो इंटीग्रल है वो ऐसा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 से इंफिनिटी कोई फंक्शन है, सो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम टाइप का क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, 0 से a या n ले लो चाहो तो, आप कोई दिक्कत नहीं है, 0 से n fx dx। अब आप क्या कर रहे हो, ये आपका एक इंटीग्रल पार्शियल सम का समझ लो उस तरह से। अब इस पे आप लगा रहे हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लो यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम दे दूं, सपोज यहाँ Sn ही नाम दे दूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ भी वैसे ही होगा कि ये जो इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी fx dx कन्वर्ज if and only if limit n tends to infinity Sn converges। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो सीरीज के साथ, जैसे यहाँ पे टर्म्स एक्चुअली डिस्क्रीट है बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ही है, तो n यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है मेरा, n कोई भी रियल नंबर मैं बोल रहा हूँ मोर देन 0, सो n पॉजिटिव कोई भी है, तो उस तरीके से ही डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो इसको हमने इसीलिए यहाँ पे है ना, जो भी इंफिनिटी था उसको हमने लिमिट लिखा, जैसे यहाँ पे a टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to a, तो ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ पार्शियल टर्म समझ लो आप, या 0 से a का हमने एक इंटीग्रल बना लिया और उसमें फिर लिमिट लगा रहे हैं, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे यहाँ भी वैसे ही कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा है, कंपैरिजन टेस्ट, तो यहाँ भी कंपैरिजन टेस्ट है। सो ये क्या करते हैं, आपको ऐसे कंपैरिजन टेस्ट बताते हैं। सर लास्ट स्लाइड एक बार शो करेंगे? जी जी ओके सर, ओके, थैंक यू। है ना, पार्शियल सम है सीरीज का। अब यहाँ इंटीग्रल, जैसे आप कुछ क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, जैसे आपको चेक करना है, जैसे चलो तुम चेक करो, तो आपको चेक करना है, चेक फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल,
है ना, कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको चेक करना है कि वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। सो आपको चेक करना है वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे लिख लीजिए आप, ये जो दे रखा है यहाँ पे कि जैसे 1 से इंफिनिटी 1/x² dx। सेकेंड क्वेश्चन है 0 से इंफिनिटी t⁻⁻t² dt। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है sin x dx 0 से इंफिनिटी। आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जैसे आप सीरीज में टेस्ट कर रहे थे वैसे यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं, या सिंपली जैसे सीरीज का सम अगर फाइनाइट आ गया मतलब वो कन्वर्जेंट सीरीज है, सम इनफिनाइट है तो डाइवर्जेंट सीरीज है, या सम यूनिक नहीं है तो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही है, सेम लगाने आपको। तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इफ पॉसिबल। सेम हियर इफ यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इफ पॉसिबल, है ना। एंड देन इफ वैल्यू इज फाइनाइट देन इट इज कन्वर्जेंट, वैल्यू इज नॉट फाइनाइट देन इट इज डाइवर्जेंट। सिंपल यही लॉजिक है यहाँ पे। तो इस तरह से है। जैसे अब ये इंटीग्रल आपसे पूछ लेता है वो फोर्थ, अब ये कह रहा है 1 से इंफिनिटी 1/n⁻p। अब बताइए कन्वर्जेंट कब होगा, p पे क्या कंडीशन है ताकि कन्वर्जेंट होगी। सो दिस इज सिमिलर टू द सीरीज 1 जो p टेस्ट था, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी p टेस्ट है। सो दैट विल टेल अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। जैसे सीरीज में p टेस्ट था तो वो सीरीज 1/n⁻p के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे p टेस्ट यहाँ पे ये इंटीग्रल के बारे में बताएगा वो। तो आप रिलेट कर पाएंगे, सिमिलर चीजें ही हैं। तो आप बताइए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताना आपको, मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूं, आप बताओ मुझे चेक करके कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। जैसे ये है, पहले लिख देता हूं फिर हम ट्रूथ टेस्ट की बात करेंगे, जैसे सीरीज में बात कर रहे थे। आपको बताना है, तो यहाँ थोड़ा आसान ही है कि इंटीग्रेशन हम बहुत यूज्ड टू हैं, तो इजीली हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीरीज में वहां वैसा नहीं है, सीरीज में हर सीरीज का सम निकालना बहुत आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल निकालना आसान है। तो यहाँ टेस्ट लगाने के बजाय आप डायरेक्टली इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लोगे पहले, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू निकालना यहाँ कम टाइम लगेगा निकालने में, देन कोई टेस्ट अप्लाई करोगे, चाहे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है या कंपैरिजन टेस्ट है ना, वो कर सकते हो। वहां पे सीरीज में क्या है कि वहां पे सीरीज का सम निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है हर सीरीज में, तो वहां पे आप टेस्ट लगाते हो ताकि चेक कर सको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन यहाँ पे आप इंटीग्रल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो यू कैन अप्लाई टेस्ट, मैं टेस्ट आगे लिखा दूंगा हालांकि, लेकिन अभी आप टेस्ट करके बताओ। आपको बताना है कौन सा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कौन सा डाइवर्जेंट है, आप ट्राई करो। ये इसके बारे में पूछ रहा है x⁻p dx, इस तरह के बारे में पूछ रहा है आपसे कि आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है इंटीग्रल डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। आप अपने तरीके से लगाओ, जो भी आपको समझ आ रहा है वैसे ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। भाई 9 क्वेश्चंस है, आपको बताना है कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा डाइवर्जेंट है।
ओके पहला कन्वर्जेंट है, फाइन। अब पहले सारे टेस्ट के लिए एक साथ बताइए कौन कौन सा कन्वर्जेंट है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा भी कन्वर्जेंट है, अच्छा। थर्ड डाइवर्जेंट है, ओके। सर चौथा जो कन्वर्जेंट इफ p greater than 1। अच्छा, तो दिस इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा अगर p लेस देन इक्वल टू 1, है ना, लाइक, है ना, लाइक सीरीज, p सीरीज टेस्ट। हाँ p सीरीज टेस्ट, इस तरह से। चलो इसको 10 बना देता हूँ, इसको 11, इसको 12। सर जी, पांचवा वाला एक इनइक्वालिटी क्यों लाया मैंने, उससे मुझे आया कि p अगर लेस देन 1 हो जाता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 पे, अच्छा। हाँ, और ये अगर ग्रेटर 1 होता है तो कन्वर्जेंट होगा। 1 पे क्या होगा? 1 पे क्या होगा? 1 पे तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, 1 पे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। पता है इनइक्वालिटी लाने पड़ा, मतलब वो कंपैरिजन जैसा कुछ लाना पड़ा। हाँ। मतलब sin x -1 1 के बीच में है, यस, तो वो x टू दी पावर p से सब साइड डिवाइड किया, तो इंटीग्रल फिर वहाँ पे जो आपने उससे पहला वाला जो टेस्ट था वही अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे किया सर, क्या ये सही है सर? आंसर देखना पड़ेगा, मैं भी सॉल्व करूंगा तो कुछ मुझे याद तो नहीं है, मैं ठीक, हाँ वो लग तो सही रहा है। तो sin x बाई एक्स का ठीक है, देखते बाकी लोग करता है, फिर मैं सोचता हूँ इसमें, जब तक ट्राई करो बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ मैं भी। तो नेक्स्ट है
अच्छा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बीटा फंक्शन इंटीग्रल वो क्यों है ना, हम देख रहे हैं ना ये इम्प्रॉपर क्यों है। सोचो तो mn पे क्या कंडीशन है यहाँ पे, मैं बोला ना ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, तो अभी कंक्लूजन देखते हैं। तो mn पे क्या कंडीशन है, m मोर देन 0 n मोर देन 0, ये होता है ना बीटा फंक्शन के लिए। अब अगर तुम m को हाफ रख दो, n को हाफ रख दो, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अगर हाफ रख दिया तो 1/x डिनोमिनेटर में आ गया ना, नहीं 1/x हो जाए। अगर x को मैं m को हाफ n को हाफ रखूं तो ये इंटीग्रल का न्यू फॉर्म क्या होगा, में आ जाएगा वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना, पर 0 पे नॉट डिफाइंड हो गया वो, तो इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक्चुअली है ना, समझ में। तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन दोनों इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर ये इसीलिए है क्योंकि अगर m की वैल्यू तुमने 0 से 1 के बीच चूज की और n की वैल्यू 0 से 1 के बीच चूज करोगे तो ये जो लिमिट का एंड पॉइंट है उस पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और ये भी इम्प्रॉपर है। वो तो सिंपल है क्योंकि एंड पॉइंट है उसका अनबाउंडेड लिमिट है, और ये इम्प्रॉपर इसीलिए है क्योंकि इसके लिमिट बाउंडेड है। लेकिन जब m या n को 0-1 के बीच लोगे तो डिनोमिनेटर तुम्हारा एंड पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगी। तो ये फंक्शन अनबाउंडेड है एंड लिमिट के एंड पॉइंट पे, तो इसीलिए ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तरुण आपका माइक कौन है, कुछ पूछना है, बताना है। सर 9 का कन्वर्जेंट है। अच्छा 9 कन्वर्जेंट, ओके। 8 डाइवर्जेंट, आई थिंक 7 भी डाइवर्जेंट। थिंक क्या, सोच के सही से बताओ फाइनल। तो अगर यहाँ तुम्हारा डाइवर्जेंट आ रहा तो ये भी डाइवर्जेंट ही होगा। 5 और 7 स्पेशल केस है। नहीं लेकिन यहाँ लिमिट अलग है, सॉरी, यहाँ लिमिट 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पाई से इन्फिनिटी है, पाई से इन्फिनिटी है। हाँ वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिमिट भी देखना पड़ेगा तुम्हें क्या है, और उसके हिसाब से फंक्शन उस इंटरवल पे आपको चेक करना है कि क्या इनइक्वालिटी बनेगी या कैसे होगा। या अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो निकाल लो, तो डायरेक्टली चेक कर दोगे फाइनाइट इनफाइनाइट है। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमें कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा, कंपैरिजन टेस्ट टाइप का हो गया, एलिमेंट ऑपरेशन टेस्ट उस तरह का। लेकिन पहले तुम ट्राई करो पूरा, फिर मैं थ्योरी लिखा देता हूँ। सर जितना तक किया है सर कंपैरिजन टेस्ट से हो गया थोड़ा थोड़ा, बाकी आ नहीं रहा। ओके
देखो जो इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर लो, है ना। जैसे 15 का हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जेंट है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, इसको लास्ट क्लास में लिखा भी था। तो ये 0 से इन्फिनिटी है तो कितना आ जाता है, √π आ जाता है ना, ये √π/2 √π/2 आ जाता है। तो ये ऐसे कन्वर्जेंट हो गया। बाकी यहाँ भी लिमिट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जहाँ इंटीग्रल आप सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रल की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो तो पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। जहाँ नहीं निकल सकता वहाँ पर हमें ट्राई करना पड़ेगा इनइक्वालिटी की हेल्प से या सर 7 और 8 डाइवर्जेंट ही आ रहा है मेरा। कौन सा? चेक कर 7 और 8 7-8 डाइवर्जेंट आ रहा है। अच्छा ओके, तो क्रॉस मतलब डाइवर्जेंट, टिक मतलब कन्वर्जेंट।
मिनट, कौन सा कन्वर्जेंट है? 13 कन्वर्जेंट और 14 डाइवर्जेंट। 13 कन्वर्जेंट 14 डाइवर्जेंट, ओके। ये वाला 12 कन्वर्जेंट है पक्का। तुम देखो 0 पे ये अनबाउंडेड है, तो आपको दो पार्ट में करना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया कि -1/x -2 से 3 गलत हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है कि ये 0 पे अनबाउंडेड है, तो आपको इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक करनी होगी। कैसे? -2 से 0, 0 से 3, तब जाके सॉल्व होगा। ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन इस बीच में बाउंडेड है क्या हर पॉइंट पे, तो नहीं, ये 0 पे अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आपको -2 से 0 करना है, 0 से 3 करना है, फिर चेक कीजिए अलग अलग दोनों को। दो अलग अलग इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गए अब, सो उन दोनों अलग अलग आपको करना है दोनों पे। ठीक है ना? तो ये डाइवर्जेंट आएगा, चेक करो। सर जी, कोई बेसिक इनइक्वालिटी होता है, मतलब लेस देन जैसा कुछ होता है? हाँ तुम कर सकते हो। देखो उसके साथ x के साथ कंपेयर करके, e की पावर x ना, हाँ x के साथ कोई रिलेशन है, हो जाएगा, चेक करके देखो। लेकिन e की पावर x और x कितने बार कट करता है? एक ही बार ना, क्योंकि x तो इंक्रीजिंग है। तो लेकिन लिमिट पे देख लो, इंटरवल पे बात करना है यहाँ पे। तो आपके पास जो इंटरवल है उसी इंटरवल पे बात करो। अच्छा, यहाँ 0 से इन्फिनिटी का पूरा इंटरवल है, ओके। ये तो जैसे ये क्वेश्चन करना आसान है, log x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लो, लेकिन क्या ये बाउंडेड आएगा? आंसर इसका चेक कर लो। नहीं सर, नहीं आएगा। ये कन्वर्जेंट कैसे हुआ 13? क्योंकि इसका जब 1 इंटू log x करके बाई पार्ट लगा लो, log 0 का अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल करके देखो, वहां पे साथ में कुछ 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ लिमिट उस तरह से लिमिट लगानी पड़ेगी। तो बार बाई पार्ट लगा के देखो। अच्छा, 2 log 2 minus 1 इसका इंटीग्रेशन है x plus 1 log x plus 1 minus x। अच्छा, x plus 1 log x, x plus 1 log x, x होगा ना, x प्लस 1 कैसे आ गया log के अंदर? उसका इंटीग्रेशन तो x log x minus x होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ 0 से 1 में है, x plus 1 नहीं आएगा, चेक कीजिए, क्योंकि ये log x है बस। एक बार चेक कीजिए इंटीग्रेशन फिर से। बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। है ना? तो x log x minus 1, अब x log x का लिमिट चेक करना पड़ेगा आपको 0 पे। तो x को डिनोमिनेटर में बुला लो, तो आई थिंक 0 हो जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। फिर चेक कर लो, वही मैं पूछ रहा हूँ, फाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आएगी?
तो अब x टेंड्स टू 0 पे आपको ना लिमिट मतलब पुट कर रहे हो वैल्यू, तो डायरेक्टली पुट नहीं करना, आपको लिमिट लेना है। फिर तो 1 तो डायरेक्टली पुट कर दो, तो 1 पे 0 आ जाएगी माइनस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखो, ये बोल रहा हूँ, तो फाइनाइट आ रही है। तो इसमें डाउट तो नहीं होगा, पहला में क्या है, जस्ट इंटीग्रेशन कर लो, तो 1/x को माइनस 1/x, तो ये आ जाएगा फाइनाइट, है ना। और t की पावर माइनस टी स्क्वायर है, तो यहां से सिंपली तो ये क्वेश्चन में तो हो ही गया है ना। तो ये कन्वर्जेंट है जब p मोर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा जब p मोर देन 1 है। ये हो गया पांचवें का कंक्लूजन बताया था अभी। पांचवा क्या होगा? पांचवा तो सर डाइवर्जेंट होगा, अगर p ग्रेटर हुआ 1 और लेस होगा तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर हुआ तो कन्वर्जेंट। p 1 से मोर देन के लिए क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, अच्छा। ठीक है ना, p मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, बाकी के लिए डाइवर्जेंट होगा। सर छठा वाला दिखाते हैं। 6th क्या होगा, हाउ टू सॉल्व। जीरो से इन्फिनिटी वाला कोई लिखा मैंने, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, 6th वाला जो क्वेश्चन है देखो।
तो ये कन्वर्जेंट है p जब 1 से 2 के बीच है। जो 6th क्वेश्चन है देखो, तो जो 6th आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या था, 0 से इंफिनिटी और 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x की पावर p dx। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 पे क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी नहीं, हाँ, x को 1 रखने पे 0 आ जाएगी और उससे पहले नेगेटिव। तो ऐसा करो, इसको ब्रेक कर लो, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी में ब्रेक कर लो, क्या होगा देखो। अब 0 से 1 में है 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x की पावर p dx, और यहाँ 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x की पावर p dx, ये है। तो अब यहाँ पे x टेंस टू 0, 1 पे तो प्रॉब्लम है नहीं, 0 पे प्रॉब्लम है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। अच्छा देखो, तुम लोगों ने, मैं अगर रिपीट एक बार वो थ्योरम लिखा दूं मैं, तुम लोग कंपैरिजन टेस्ट क्या जानते हो, सेम मैं लिख देता हूं जो सीक्वेंस सीरीज में था। सो कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से fx और gx 2 फंक्शन है ना, सो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको मैं यूज कर लूंगा, fx इज मोर देन इक्वल टू gx इज मोर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से है। 2 फंक्शंस है किसी इंटरवल पे, मान लो i इंटरवल पे डिफाइंड होगा, तो अब क्या करोगे, तुम्हें जैसे तुम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हो पहले कि अगर ऐसा हुआ, इफ जो इंटीग्रल i इंटरवल है ना, इंटरवल i ले लिया मैंने, या जो भी सेट ले लो उसमें इंटीग्रल है, तो अगर तुम्हारा लार्जर वाला अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो स्मॉलर भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये सिंपल है, दिस इज फाइनाइट देन, है ना, ये दिस कन्वर्जेस देन दैट विल कन्वर्ज। सो अगर दिस कन्वर्जेस देन जो लार्जर फंक्शन है उसका इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर का भी कन्वर्ज करेगी, यही होगा ना, दिस इज कन्वर्जेंट। एंड दूसरा ऐसे ही है कि अगर स्मॉलर वाले का इंटीग्रल डाइवर्ज कर रही है ना, इंटीग्रल i पे अगर gx डाइवर्जेस, देन इंटीग्रल इस पे fx gx डाइवर्जेस, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। और एक था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वो भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि सेम ही है जो सीक्वेंस के लिए था। डायरेक्टली अप्लाई टेस्ट, ठीक है ना। सो लिमिट कॉम्बिनेशन टेस्ट में क्या आपके पास fx अपॉन gx की लिमिट निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट पे जहां पे ये मान लो इन्फिनिटी अनबाउंडेड हो। तो अगर स्टेटमेंट देखें ये लोग जो लिखते हैं, ठीक है, तो लिमिट कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, ये बोल रहा है कि लेट आपके पास कोई फंक्शन है fx मोर देन इक्वल टू 0 एंड, ठीक है ना, सो fx मोर देन 0 है एंड gx स्ट्रिक्टली मोर देन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो 0 नहीं हो सकता। दिस इज मोर देन 0, मान लो ऑन इंटरवल i, लेट्स से i इंटरवल पे इस तरह से है। ये यहाँ पे हालांकि इन्फिनिटी में बात कर रहा है, ये बोल रहा है मान लो फॉर, अब ऐसे चल जाएगा, किसी पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा तो वहां डिस्कस करना है तुम्हें। ये ऐसे लिख लो फॉर ऑल
मान लो x मोर देन a कोई नंबर है, वो 0 भी हो सकता है, मान लो x मोर देन a कोई नंबर है। सो अब यहाँ क्या होता था, लिमिट मान लो x टेंस टू इंफिनिटी है fx अपॉन gx, ये l आ गई। देन तो पहला पॉइंट क्या होता है, मान लो एंड ऐसा है, ये बोल दो। तो सर पहला पॉइंट ये था कि द फर्स्ट पॉइंट इज क्या होता था, अगर l मोर देन 0 है देन क्या होता है, बोथ इंटीग्रल कन्वर्ज लेवल्स टुगेदर, है ना। l इज मोर देन 0 देन बोथ इंटीग्रल जो होगा तुम्हारा fx dx एंड gx dx, दोनों इंटीग्रल जो होगी वो कन्वर्ज या डाइवर्ज एक साथ होगी, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। इस तरह दोनों साथ ही जो भी होंगे कन्वर्जेंट होंगे दोनों या डाइवर्जेंट होंगे। दूसरा केस होता है कि l अगर 0 हो गया एंड, तो क्या करने से याद है, l बराबर 0 के केस में क्या था, सीक्वेंस सीरीज में भी था ये, कि जब लिमिट 0 हो जाए तो क्या होता था, क्या कन्वर्जन होता है, एक अगर कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट नहीं तुम्हें ध्यान रखना हाँ डिनोमिनेटर, एक्चुअली डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल या वहां पे सीरीज अगर कन्वर्जेंट है देन वो न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग सीरीज की गारंटी देगा। तो यहाँ पे ये होता है कि कन्वर्ज ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे वो लिमिट में भी यही है, वहां पे भी यही है कि ये जो आपका है gx dx है ना, इंटीग्रल मैं a से इंफिनिटी ले रहा हूं, मान लो a से इंफिनिटी बोल दो, a कोई पॉइंट है इस तरह से बोल दो। सो अगर ये कन्वर्जेंट है देन जो इंटीग्रल दूसरी बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी, इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है, दिस इज कन्वर्जेंट, सेम सीरीज में होता है। तो ये हमारे पास है, यही दोनों यूज कर लेंगे। सो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, 0 से 1, वही इंटरवल भी लिख सकते हो, 1 से इंफिनिटी। तो ये क्या है, 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, चेक करो 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हें ये। और इसका कहां प्रॉब्लम है, सेकंड वाले में, देखो ये इसमें क्या 0 प्रॉब्लम है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, लिमिट v टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखो तो इसमें मैं लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट अगर लगा लूं, तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, ये क्या आती है, क्या आएगी बताओ, वन। भाई लिमिट तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा लो ना, एल हॉस्पिटल लगा के चेक कर लो, तो 1 आ गई। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसमें तुम क्या करो, इसको ब्रेक करो। तो इसको ब्रेक करोगे, सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 से इंफिनिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 बाई एक्स की पावर p माइनस 1 dx। क्योंकि 0 पे तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, तो 0 पे प्रॉब्लम है तो बस इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। और ये तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, ये सीरीज को आप कन्वर्ज करेगी, ये तो 1 हो जाएगी लिमिट ना इसकी 0 पे। तो मेरा मतलब हाँ, सो ये वाले कन्वर्ज कब करेगी, जब p माइनस 1 की वैल्यू, लेकिन ये 0 से 1 था ना, सॉरी यहाँ 0 से 1 पे बात कर रहे थे हम, नॉट 0 से 1 से इंफिनिटी। तो आप यहाँ ये लिमिट मैंने गलत लिख दी यहाँ पे। सो ये हमारा 0 से 1 का इंटरवल है।
तो इसमें मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा देता हूँ। देखो तो ये मान लो अभी तुम्हारे पास अलग अलग बोल दो, इसको बोल दो I1 I2 I1 प्लस I2, तो ये I1 हो गया फर्स्ट वन तुम्हारा, लेट्स से ये तुम्हारा I1 है एंड इसको बोल दो I2 है, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, I2 है। अब I1 पे तुम लगा दो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो I1 में क्या है कि देखो यहाँ पे ध्यान से, सो मैं क्या करता हूं, ये लेट से I1 जो है इंटीग्रल fx dx है, ठीक, और मैं दूसरा एक लेता हूं, तो fx मेरे पास ये है, एनीवे छोड़ो, fx मेरे पास है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर p, gx मेरे पास है 1 बाई एक्स की पावर p माइनस 1। कैसे कंसिडर किया वो लॉजिक हम जानते हैं कि हमने क्या किया, हमने e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 बाई एक्स की पावर p माइनस 1। अब तुम अगर लिमिट निकालोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx कितनी आ जाएगी, fx अपॉन gx की लिमिट, देखो तो ये तो है ना, fx अपॉन gx करो तो ये कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ जाएगी, और 1 मोर देन 0 है, तो इसका मतलब है इस ये क्या होगा, तो लॉजिकली जो हम जानते हैं कि इन दोनों के इंटीग्रल का बिहेवियर सेम रहेगा। अगर इसका इंटीग्रल फाइनाइट है तो उसका ही फाइनाइट है। अब बताओ इसका इंटीग्रल फाइनाइट कब आएगी, 0 से 1 में, 1 बाई एक्स की पावर p माइनस 1 है। सो ये जो इंटीग्रल 0 से 1 में फाइनाइट कब होगी, यहाँ एक रिजल्ट ये भी यूज करना पड़ेगा। अब सो ये रिजल्ट ही लिख देता हूँ, 0 से 1 x की पावर p माइनस 1 dx इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या पता है p की वैल्यू p ग्रेटर देन 2। अच्छा ठीक है, सो सर वो लिमिट में तो x टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए सर। अरे 0 से इंफिनिटी था ना, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ 0 पे बात किया, क्योंकि इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, x टेंड्स टू 0 पे लिमिट कहाँ जाएगी, 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, कहाँ क्या होगी, बाउंडेड होगी अनबाउंडेड होगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। तो उस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम अलग इंफिनिटी का लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे उस पॉइंट पे बात करनी है जहां पे आपका फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है। तो ये अनबाउंडेड कब हो रही है, जब आपका x 0 पे है, इंफिनिटी तो इधर है x की वैल्यू, यहाँ तो x 0 से 1 के बीच में ही है, तो 1 पे ये फाइनाइट वैल्यू देगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन 0 पे प्रॉब्लम है इस फंक्शन को, ये फंक्शन x बराबर 0 पे अनबाउंडेड है, तो x बराबर 0 पे अनबाउंडेड है, तो इसलिए 0 पे काम किया हमने, यहाँ पे हमने 0 पे बुक किया। हाँ कुछ और भी 0 से 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेन 0 को अलग किया, इंफिनिटी को अलग किया, हमारा मेन पर्पस ये था। अब 0 से 2 ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेन 0 पे देखना था हमें कि क्या बिहेवियर है और इंफिनिटी पे क्या बिहेवियर है। ये बताओ, ये 0 से 1, मान लो तुमने कहा p, तुम p यहां पे रख के देखो, अगर मान लो मैं p को 1 रखता हूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये कन्वर्ट करेगी कि नहीं, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर रख दोगे तो प्रॉब्लम होगी, 1 बाई एक्स स्क्वायर रखने में प्रॉब्लम होगी। सो ये 0 से 1 का इंटीग्रल तुम चेक करो इंटीग्रेशन करके, तो ये कब कन्वर्ट करेगी, जब p माइनस 1 की वैल्यू 2 से कम होगी, क्योंकि अगर p माइनस 1 की वैल्यू 2 हो गई मान लो, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स, और फिर वो 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे उसको फाइनाइट बनाना है, इंटीग्रल को कन्वर्जेंट बनाना है, तो उसके लिए आप p माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी, p माइनस 1 हैज टू बी लेस देन 2। चेक करो एक बार, सही लिख रहा हूँ। सो p माइनस 1 नहीं, हैज टू बी लेस देन 1, ये 2, अच्छा एक मिनट, p लेस देन 1 ना, अच्छा p की वैल्यू में 2 रख रहा था ना, हाँ अच्छा 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ओके, अगर p माइनस 1 की वैल्यू 1 भी हो गई तो भी प्रॉब्लम है ना, अगर p माइनस 1 की जगह 1 आ गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर p माइनस 1 की जगह 1 है तो 1 बाई एक्स हो जाएगी, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x है, log 0 फिर नॉट डिफाइंड होगा,
तो मतलब अगर p माइनस वन के प्लेस पे p माइनस वन अगर 1 भी है तो भी इंटीग्रल डाइवर्स कर रही है, तो मतलब उसको लेस देन 1 लेना पड़ेगा मुझे। अब कन्वर्स करेगा, p माइनस वन की जगह 1/2 रख दो आप, तो रूट एक्स हो गया, फिर वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाली तब एग्जिस्ट करेगी और p माइनस वन लेस देन 1 होगी, है ना। तो ये यूज करना पड़ेगा रिजल्ट आपको। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि p की वैल्यू लेस देन 2, दैट इज p लेस देन 2। चेक करो, अब ये 1 से, इसी को अगर 1 से इंफिनिटी में लिखूं, इसी चीज को मैं अगर 1 से इंफिनिटी के लिए थ्योरम लिखूं तो क्या होगा आप मुझे बताओ। अगर मैं सेम थ्योरम लिखता हूं 1 से इंफिनिटी के लिए तो क्या क्या आंसर होगा कि 0 से 1, है ना। इनफैक्ट यहाँ पे p माइनस वन लिखने के बजाय मैं p भी लिख सकता हूँ, है ना। p माइनस वन लिखने का कोई वो नहीं है, तुम्हें अगर इसका है तो तुम यहाँ p भी लिख सकते हो। सो p माइनस वन की जगह तुम वो तो, है ना, अभी जनरल थ्योरम लिख रहा हूँ इसीलिए। तो ये p लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, ये 1/x की पावर p जो है p लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो 1 से इंफिनिटी है x की पावर p dx, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। बताओ p पे क्या कंडीशन होगा? ग्रेटर देन 1, है ना। तो 1 से ज्यादा, 1 रखोगे तो लॉग इन्फिनिटी प्रॉब्लम होगी, एक्स स्क्वायर हो गया तो -1/x। हाँ, तो p को 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है? लिमिट पे। यहाँ लिमिट है 1 से इंफिनिटी और यहाँ लिमिट है 0 से 1। फंक्शन सेम ही है, लिमिट अलग अलग है। फंक्शन सेम है 1/x की पावर p, आपकी लिमिट अलग अलग है, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। वो लगा लो यहाँ पे। तो जो तुम्हारा I1 हो गया, I1 कब कन्वर्जेंट होगी? अब चेक कर लो, यहाँ से देख लो, हो जाएगा। सो सिंपल सी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो, जो I1 इंटीग्रल है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ I1 में क्या आ रहा है, ये इसके जैसा बिहेवियर, जो इसका बिहेवियर है वही बिहेवियर रहेगा। सो p माइनस 1 शुड बी लेस देन 1, इसका मतलब p शुड बी लेस देन 2। और I2 इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। बताओ I2 क्या है तुम्हारा? ये वाला 1 माइनस e की पावर -6 अपॉन दिस। तो इसको बस प्रॉब्लम कहाँ पे? इंफिनिटी पे ना। तो 1/x की पावर p डिसाइड कर लो। तो क्या था यहाँ पे? p मोर देन 1। अब देखो, दोनों ट्रू होना चाहिए, ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, तब ये कन्वर्जेंट होगा। अगर I1 I2 दोनों कन्वर्जेंट है तभी हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटरसेक्शन। सो आई जो इंटीग्रल है, मान लो क्वेश्चन, हाँ दिस इज आई, यस, क्या आंसर आएगा? हाँ नहीं, ठीक है, 1 and 2 है ना, सिंपल, ये आंसर हो गया। क्योंकि दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, क्योंकि दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी तभी हमारा जो आई है वो कन्वर्ज करेगी। तो ये हो गया। सो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया कि p शुड बी बिटवीन 1 and 2, तभी कन्वर्ज करेगी। तो आपको देखना किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। यहाँ पॉइंट भी इंपोर्टेंट है ना, यहाँ 0 पे प्रॉब्लम था इसको, ये इंफिनिटी पे प्रॉब्लम है इसको, 1/x की पावर p को, है ना। यहाँ इंफिनिटी पे मतलब वो एक्चुअली x ना बन जाए, है ना, इसलिए वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। एक बार देख लो, और कोई क्वेश्चन रह गया? तो यहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया, इसका हो गया कि ये जब p 1 से 2 में है तभी ये कन्वर्ज करेगी। अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं? ये आपने देख लिया, यहाँ पे ब्रेक करना -2 से 0, 0 से 3, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, एक इंफिनिटी आएगी, चेक करना, तो ये आउट हो जाएगा। यहाँ हालांकि मैंने 0 से 3 लिया है तो ओके है। अगर मैं लेता मान लीजिए 0 से 5, तो ये 3 पे अनबाउंडेड है, तो मुझे 0 से 3, 3 से 5 करना पड़ता अलग से।
लेकिन यहाँ 0 से 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक इंटीग्रल एडजस्ट कर जाएगी। इंटीग्रेट किया आपने, इसको इंटीग्रेट करके देख लो। रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? -2 रूट एक्स, सॉरी 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो, सॉरी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ना, हाँ तो 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स। हाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक इज फाइन, ये कन्वर्ट करेगी। चेक कर लो, इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्टली। तो इसमें कौन सा डिस्कस करूं और बताओ एक बार। मुझे लगता है ये 9th तो हो जाएगा ना, टी स्क्वायर। अच्छा हो गया है, ठीक है। So 9 का भी discuss करेंगे। 9th है cos स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ना, ओके। सो 9th क्वेश्चन जो है आपका cos स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा लिमिट क्या थी? सो लिमिट हमने लिया था 1 से इंफिनिटी, सो 1 से इंफिनिटी। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी? इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे x ही लिख लो, ठीक है। cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का लिमिट तो पता है मुझे, सो cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ हम लोग? हाँ ये तो लिख सकते हैं। अब अगर 1 से इंफिनिटी करोगे, राइट वाले का लिमिट क्या होगी 1 से इंफिनिटी में? अगर मैं देखूं 1 से इंफिनिटी में राइट वाले का लिमिट, तो ये तो -1 बाई एक्स, 1 से इंफिनिटी तो ये तो 1 आ जाएगी, तो 1 आ गई, कन्वर्जेंट है। तो अगर लार्जर वाली, सो सिंस कंपैरिजन टेस्ट से 1 से इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, इसीलिए 1 से इंफिनिटी cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज कन्वर्जेंट। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। हाँ सर ऐसे ही बना। ओके साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर p कन्वर्ट्स करती है 0 से 2 के बीच। देखो इसको डिस्कस करते हैं। तो तुम्हारा लिमिट क्या है यहाँ पे? 1 से इंफिनिटी, जब कन्वर्जेस फॉर ऑल p मोर देन 0, ओके। तुम्हारा जो लिखा है मैंने 1 से इंफिनिटी लिखा है, एक मिनट। सो जो 1 से इंफिनिटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो 1 से इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर p dx। हाँ साइन एक्स -1 और 1 के बीच में है, तब उधर से तो हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, और इधर क्या लिमिट था? यहाँ भी था 1 से इंफिनिटी, ओके। तो 1 से इंफिनिटी, तो यहाँ कब ये कन्वर्जेंट होगा? ग्रेटर देन 1 के सर।
क्यों 0 पे क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुम अगर एक p को मान लो तुमने अगर रख दिया 1 रख दिया तो क्या प्रॉब्लम? sin x अपॉन x क्या कन्वर्जेंट नहीं था? क्या कन्वर्जेंट है कि नहीं? तो यहां देखो तुम sin x अपॉन x 1 से इंफिनिटी है ना, तो 1 अपॉन x, सो 1 से इंफिनिटी में ये एग्जिस्ट करती है? नहीं। अच्छा ओके, तो यहाँ टेस्ट फेल हो जाएगा ना, तो यहाँ गारंटी थोड़ी दे सकते हैं, यहाँ टेस्ट फेल हो गया एक्चुअली। सो अपर डाइवर्स करें तो लोअर कुछ नहीं कह सकते हम। तो यहाँ टेस्ट फेल हो गया, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, तो हमें दूसरे तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ नो कंक्लूजन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कन्वर्स, नो कंक्लूजन, यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो गया ना, क्योंकि राइट वाली इन्फिनिटी आ रही है, तो लेफ्ट वाली जो है वो जो होगी लेफ्ट वाली की वैल्यू कुछ नहीं कह सकते, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, सो हम उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है इसके बारे में। सो हाउ टू टेस्ट, इससे कई सारे तरीके इसमें सजेस्टेड है। सो एक तो ये है मोर देन 1 के लिए तो है ही, प्लस ये बोल रहा है कि मोर देन 0 के लिए भी करेक्ट है ये, इनफैक्ट दिस कन्वर्जेस फॉर p मोर देन 1, ये ठीक है, लेकिन मोर देन 0 के लिए भी ट्रू है। कैसे? है ना, इनफैक्ट ये जो है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस फॉर p मोर देन 0, तो ये बेटर आंसर है, p मोर देन 0 के लिए कन्वर्ज करेगी। तुम चेक करो, क्योंकि तुमने कहा ये डाइवर्जेंट है ना, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये फाइनाइट भी हो सकती है, तो इनफैक्ट इसका जो आंसर है वो ये है, आंसर है मोर देन 0 के लिए कन्वर्ज कर रही है। अब कैसे प्रूव करना है ये देखना पड़ेगा। सो दिस कन्वर्जेस फॉर p मोर देन 0 इनफैक्ट, तो वो लगा लो, बाई पार्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे यहाँ हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, इसी में तुम जो कहते कैसे करो, मैं बाई पार्ट लगा दूं, अगर तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे बाई पार्ट लगाने के लिए? सो एक काम करते हैं, 1/x को बाहर रखते हैं, sin x dx 1 से इंफिनिटी, या अभी इसको ऐसा करो माइनस, देखो एक मिनट, इंटीग्रेशन -1/x² और इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है? माइनस कॉस x dx, ये हो गया। तो तुम यहाँ लिखोगे 1 से इंफिनिटी, तो ये तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो गया? चलो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो इक्वल टू देखो क्या आएगी, तो यहाँ पे तुम अगर यूज कर लो 1 to इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी, 1 पे तो वो 0 ही हो जाएगी ना, और 1 पे क्या रहेगी? यहाँ कहने का मतलब है 1/x sin x dx, है ना, तो ये तुम्हारा है 1 से इंफिनिटी माइनस, अब ये तुम्हारे पास आ गया cos x dx by x², 1 से इंफिनिटी। इसके बारे में क्या कह सकते हो? ये कब कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी? हाँ करेगी, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1/x² हो जाएगा, और राइट वाली कन्वर्ज के लोअर वाली कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि
cos x बाई एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी 1 से इंफिनिटी में, चेक करो करेगी ना, हाँ, तो इसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगी। सो दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज फाइनाइट, तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, इसके बारे में चेक कर लो जरा। इंफिनिटी पे 0 हो गए ना, तो 0 माइनस 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 से इंफिनिटी साइन एक्स डी एक्स, इसके बारे में क्या बोलोगे? कैसे डाइवर्जेंट क्यों होगा? ये 1 से इंफिनिटी में है ना, अच्छा cos इंफिनिटी जब होगा तो डिफाइन नहीं होगा। हाँ, इन्होंने कैसे लिखा है? नहीं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो लिमिट पुट कर रहे थे ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर कैसे फाइंड करेंगे हम? Limit p tends to infinity integration 1 to p sin x dx करते भी तो डाइवर्जेंट ही होगा ना। ओके, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। फाइंड करके देखो ना, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, इसका इंटीग्रल निकालो। तो ये तुम्हारा आएगा, तुम अगर सॉल्व करो, पहले इंटीग्रल कर लो इसका, तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस। चलो, तो ये तुम्हारा आ गया पहले वाला है ना, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब इसका लिमिट 1 से इंफिनिटी में क्या होगी? फाइनाइट या इनफिनाइट? 1 by x तो infinity into उसमें से 0 आ सकता है। हाँ, फाइनाइट हो गया ना ये तो। हाँ, तो और मतलब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो वही तो करना था, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये फाइनाइट है, सो ये फाइनाइट प्लस फाइनाइट, ये फाइनाइट आ जाएगी। चेक करो, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगी, 1 रखेंगे cos 1 अपॉन 1, cos 1 कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये फाइनाइट है, तो कन्वर्जेंट तो है। x को 1 रखने पे चेक करो, ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट है। ऐसे बाई पार्ट से करके दिखा सकते हो, मैंने x के लिए किया, तो x की पावर p के लिए कर सकते हो सेम चीज, तो यहां से आ जाएगी दिस इज कन्वर्जेस फॉर, है ना, सो दिस कन्वर्जेंट है फॉर p मोर देन 0 के लिए कन्वर्ज करेगी। अब इसको प्रूफ करना तो यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा, जो मैं 1 के लिए किया ना, तो यही चीज तुम कर सकते हो इसके लिए कि 1 बाई एक्स की पावर p इंटीग्रल साइन एक्स dx, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस तुम रखो। 1 बाई एक्स की पावर p का इंटीग्रेशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन ना, तो माइनस p बाई एक्स की पावर p प्लस 1 एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस एक्स dx।
और इस पूरे की लिमिट है तुम्हारे पास 1 से इंफिनिटी। तो यही चीज सेम प्रोसेस करो तो ये फाइनाइट आ जाएगी। कब फाइनाइट कब आएगी, यहाँ p रखा है मैंने, तो ये फाइनाइट कब आएगी जब p की वैल्यू मोर देन 0 होगी, है ना। तो एट द एंड ये तुम्हारे पास आया cos x, साइन इंटू माइनस cos अपॉन x की पावर p माइनस इंटीग्रल p cos x अपॉन x की पावर p प्लस 1 dx 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। और यहां तुम रख लो 1 से इंफिनिटी। चेक करो ये कब फाइनाइट होगी, जब p मोर देन 0 होगा तो ये फाइनाइट आएगी। और ये फाइनाइट कब होगी, जब p प्लस 1 तुम्हारा कितना होगा, बोलो p प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यहां से कितना हो गया, p मोर देन 0। सो ये फाइनल आ गया तुम्हारे पास। हाँ तो 1 से इंफिनिटी के लिए सिंपल रूल था, मैं ये बोल रहा हूं कि जब 1 से इंफिनिटी था sin x अपॉन x की पावर p dx, तो ये तो सिंपल तुम ऐसे है ना सोच सकते हो कि x की पावर p जो है sin x अपॉन दिस लेस देन इक्वल टू दिस, तो ओके है ये। लेकिन कब, फॉर p मोर देन 1, इस तरीके से। या तो कभी भी हो जाए ऐसा होगा, साइन बाउंडेड ना, तो साइन बाउंडेड है सो ये क्या होता है दिस, मतलब ये कन्वर्स तो करेगी 0 के लिए, मैं देख लिया। सो ये ऑब्वियसली 1 के लिए करेगी बट 0 के लिए भी कन्वर्स करेगी। सो चेक कर लो इसमें क्या किया मैंने, इसमें एक्चुअली हमने पहले बाई पार्ट लगाए और यहाँ पे इसका रिजल्ट है कि p प्लस 1 शुड बी मोर देन, मतलब 1 है तो कन्वर्स तो करेगी, जिसे मैं पहले लिखना चाह रहा था। तो ये तो कन्वर्स करेगी फॉर श्योर, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर p मोर देन 1, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट है ना वी कैन एक्सटेंड, तो इसी को यूज करके वहां पे हमने cos के लिए भी सेम रूल है कि दिस विल कन्वर्ज, यू नो p फिक्स भी कर सकते हो तुम, चाहो तो p को 2 रख के देख लो, है ना 1.1 बोला तो 2 रख के चेक कर लो, तो इस तरीके से। और यहाँ पे साइन ये cos x हो गया मान लो, तो सेम रूल है, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर p मोर देन 1, इस तरीके से ये रहेगा। इनफैक्ट है ना, मैं ये बोल रहा हूँ इनफैक्ट ट्रू फॉर, इनफैक्ट है ना कन्वर्जेस फॉर p मोर देन 0। कैसे दिखाएंगे वो, तो पहले ये दिखा के फिर आगे बाई पार्ट लगा के दिखा सकते हैं। कन्वर्जेस फॉर p मोर देन 0, इस तरह से हो जाएगा एक्चुअली। और कोई क्वेश्चन रहेगा क्या इसमें, तो ये मोर देन 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ मोर देन 1 के लिए तो है ही, मोर देन 0 के लिए भी ट्रू है ये। बाकी हो गया भाई, कोई बचा है अभी, देख लो कोई क्वेश्चन बचा है किसी का। 16 वाला 16 क्या है, साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 से इंफिनिटी है, 1 से इंफिनिटी साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सो इंफिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी 1 पे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, तो लेकिन सिंपली लगा लो ना, तुम्हें साइन एक्स और एक्स में रिलेशन पता है। अगर एक्स मोर देन 1 है तो 1 का मतलब हो गया, अगर तुम 1 देखोगे तो 1 जो है ना, 1 रेडियन जो है 57 डिग्री के आसपास होता है। जो 1 रियल नंबर है वो अप्रॉक्स 57 डिग्री के आसपास है। मतलब आपने लोअर क्लास में सीखा होगा ना
कि 1 रेडियन जो है 57 डिग्री के अप्रॉक्स 57 पॉइंट समथिंग होता है, 26 या 16। 180 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय, हाँ उससे कर सकते हो। तो जो पाई है वो एक्चुअली 180 डिग्री है, तो 1 जो है 180 बाई पाई तुम करके देख लो, इतना डिग्री आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम एंगल में बात कर रहे हो ना, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अगर तुम यहाँ कंपेयर करो x में और साइन x में, तो क्या रिलेशन है साइन x और x, जब x मोर देन 1 है, क्योंकि तुम्हारा लिमिट क्या है 1 से इंफिनिटी है ना, तो 1 से इंफिनिटी है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी x की, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ 1/x² है और x तुम्हारा 1 से इंफिनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 1/x² है और तुम्हें यहाँ कंपेयर करना है साइन 1/x² में और 1/x² में। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 1/x², तो x तुम्हारा 1 से इंफिनिटी है, तो 1/x 0 to 1 हो जाएगा, है ना। मतलब जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी में, जो यहाँ इंटीग्रल की लिमिट है, तो 1/x की लिमिट क्या होगी, तो 1/x की लिमिट फाइंड करके देख लो। सो जो 1/x है आपका, वो कहां से कहां तक होगा जी, 0 से 1 में। ओके, तो भी क्या रिलेशन चेंज होगा या सेम रहेगा, तो भी चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट ये रिजल्ट ट्रू है x मोर देन 0 के लिए, हाँ या ना। चेक करो, अगर मोर देन 0 भी तो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लगा दो। तो sin x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x मोर देन इक्वल टू 0। सो यहां से आ जाएगा, ठीक है, ये मॉड लगा लो चाहो तो, क्या दिक्कत है, फॉर ऑल x मोर देन 1, है ना। तो 1/x तुम्हारा, मैं ये चेक कर रहा था, इसका रेंज है ना, तो इनफैक्ट 1/x का स्क्वायर भी 0 से 1 में ही होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब what can you say about this series, है ना। तो कन्वर्जेंट हो गया 1/x² dx 1 से इंफिनिटी में कन्वर्जेंट है ना, तो ये कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, तुम्हें वो जो रिजल्ट सीरीज वाला है ना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट, तो वो भी यहां भी लगा सकते हो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वहां था ना, सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब ये बोलता है कि अगर समेशन मॉड an इज कन्वर्जेंट है, देन ऑब्वियसली सीरीज an इज कन्वर्जेंट, वहां होता है। तो सेम चीज यहां भी ट्रू होगी, अगर तुम्हारा इंटीग्रल मॉड fx dx किसी इंटरवल i पे अगर कन्वर्जेंट है, तो this is convergent, then this integral fx dx इंटीग्रल i पे कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉड जो लगा रहे थे, मैं इस प्रश्न में बोल रहा था, देखो तो जो मॉड लगा के बात कर रहे वही बात है। सो तुमने वहां मॉड अप्लाई किया था ना, तो यहाँ मॉड लगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका सीरीज कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट, मॉड कन्वर्जेंट है तो खुद भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल साइन 1/x², दिस इज कन्वर्जेंट। चेक कर लो, ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। सो दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट है। 1/x² ये तो आसान है, 0 से इंफिनिटी है, लेकिन ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो ही गया 1/x² माइनस 1/x। अच्छा, ये डाइवर्जेंट आएगा, है ना, क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम आएगी, तो ये डाइवर्जेंट आएगा। तो देख लो, और कोई क्वेश्चन रह गया, मतलब इसमें सारे हो गए ना। तो इस तरह की चीजें बस आपको समहाउ यू हैव टू सी वेदर इंटीग्रल फाइनाइट आएगी कि इनफाइनाइट आएगी। तो थोड़े से इंटीग्रेशन अगर सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, log x को t ले लो तो उससे आ जाएगा, तो कर सकते हैं तो कर लो, नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े से उस इंटरवल में बात करनी पड़ेगी, जो लिमिट है उस इंटरवल पे इनइक्वालिटी बिल्ड करके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट है ना लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का लिखूं, अगर इन लोगों ने दिया होगा तो
कंपैरिजन तो हमने किया ही कई सारे क्वेश्चन लिमिट कंपैरिजन पे। जैसे इसकी बात कर रहा है वो, एक क्वेश्चन है देखो। सो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ये टाइम भी हो जाएगा। सो ये इंटीग्रल क्वेश्चन दे रहा है कि बताओ इसके बारे में, साइन 1/t dt 1 से इन्फिनिटी, इसके बारे में बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो 1 पे तो ओके है, t पे तो साइन 1/t अपॉन 1/t लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है ना इसको, 1/t क्या होगी, अच्छा मतलब चलो देखो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये मोर देन 0 है। तो तुम्हें देखना है 1/t का इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी में फाइनाइट है इनफाइनाइट है, डाइवर्जेंट है, तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, देख लो। क्यों, बिकॉज इंटीग्रल 1/t dt 1 से इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। ओके, सिमिलरली एक और बता रहा है, तो इस तरह ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा क्वेश्चंस। कोई बुक से एक बार है ना प्रैक्टिस कर सकते हो इम्प्रोपर इंटीग्रल का, आइडिया लगे इम्प्रोपर में करना क्या है एक्चुअली। सो जस्ट आपको इंटीग्रल क्या, तो वैल्यू फाइंड कर लो, वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो समहाउ इनइक्वालिटी लगा के आप चेक कर लो, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ यूज हुआ कि ये fx अपॉन gx, तो सीरीज जो इंटीग्रल gx की इन्फिनिटी है इसीलिए fx की इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि लिमिट मोर देन 0 है। दूसरा जो ये बता रहा है कि दूसरा एक क्वेश्चन है e की पावर माइनस टी और इनटू में t की पावर p, या x लिख लो e की पावर माइनस x, x की पावर p dx, और ये आपको बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन के बारे में देखो, सो e की पावर माइनस x, x की पावर p, ये कब कन्वर्जेंट होगी, तो सिंपली अगर तुम बात करो e की पावर माइनस x, x की पावर p अपॉन, ये कह रहा है x की पावर माइनस 2, अच्छा इसकी क्या आएगी लिमिट, ये क्या लिखा है, इसकी क्या लॉजिक, लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे बताओ ये क्या हमेशा कन्वर्ज करेगी, ये कभी डाइवर्ज करेगी, तो पहले सर x2 का p को तो नीचे लाना पड़ेगा, x2 का माइनस p करके, x2 का माइनस p करके, t की पावर p ले लो यहाँ पे ना। सो व्हाट कैन यू से अबाउट t की पावर p के बारे में क्या होता है, अगर मैं चलो बोल दूँ t की पावर p और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगी, मतलब x की पावर p ले लो, कितनी आ जाएगी ये, x की पावर p यहाँ ले लो तो e की पावर माइनस 0। अब लेकिन तुम क्या करोगे, x की पावर p dx 1 से इन्फिनिटी, ये क्या आएगी, से कुछ कंक्लूजन आएगा, क्योंकि जो हमारे पास है वो ये कहता है कि डी अगर ये कन्वर्ज करेगी तब वो कन्वर्ज, यहाँ वो ही नहीं आएगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा शायद।
या इसमें एक्स क्यूज पुट करके देख लो, उससे आइडिया मिल जाएगा। एक तुम्हें पहले तो वर्क करना पड़ेगा और नहीं इक्वालिटी बनानी पड़ेगी फिर। सर जैसे कि ये जो एक्स क्यूब होती है उसको हम 1/x³ पर माइनस p लिख के ओके 1/, फिर क्या होगा? सो मतलब ये है e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x की पावर माइनस p, ऐसा? फिर p तो हमेशा ही माइनस p से ज्यादा होगा। फिर हम लोग x³ पर p ले लेंगे, फिर उससे कुछ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एनीवे छोड़ो, ये बताओ जैसे अगर मैं x की पावर p, x का इंटीग्रल तो डाइवर्ज कर जाएगी ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसको ये तो चलो तुम्हारा कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करेगा, ये तो गामा था ना, नहीं 1 से इन्फिनिटी है, कोई बात नहीं, 0 से 1 में करके तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो उससे आ जाएगा -1, तो ये कन्वर्जेंट है। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर p अपॉन e की पावर माइनस एक्स, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कितनी आएगी? ये फाइनाइट कब होगी? x टेंस टू इन्फिनिटी है तो p की वैल्यू 0 से ज्यादा है, p इन्फिनिटी है ना, तो समथिंग की पावर इन्फिनिटी क्या होगी? अगर 1 से ज्यादा तो इन्फिनिटी उधर जाएगी, 1 से कम है तो ओके है। सो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो p नेगेटिव हो जाती है, 0 नहीं हो जाएगी? चेक करो, अगर ये p नेगेटिव हो गया, मान लो -1, तो 1/x हो जाएगी। 0 हो गया तो p अगर 0 हो गया तो x की पावर 0, तो 1 ही हो जाएगी ना, तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, p लेस देन 0 के लिए ओके है, 0 है ना। और अब तुम डिनोमिनेटर के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, यहाँ पे अब हो गया। सो डिनोमिनेटर के बारे में क्या जानते हो तुम? यहाँ पे ये कन्वर्जेंट है ना, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट 0 आ रही है कब? जब ये है, तो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 0। ओके, ठीक है, p लेस देन 0 के लिए कन्वर्जेंट आएगी। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का दूसरा फॉर्म यूज हुआ। एक्चुअली यहाँ पहला फॉर्म यूज हुआ था। पहला फॉर्म क्या होता है कि fx अपॉन gx मोर देन 0 है, तो दोनों, एक कन्वर्जेंट है दूसरा कन्वर्जेंट है, एक डाइवर्जेंट दूसरा डाइवर्जेंट। दूसरे केस में क्या है कि लिमिट जब 0 आ जाए, तो लिमिट जब 0 आ जाएगी तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है या जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज या इंटीग्रल अगर वो कन्वर्ज करती है, तब जो न्यूमरेटर है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो ये लिमिट 0 तब आएगी जब एक p को लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये हुआ इस क्वेश्चन का कि दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस व्हेन p इज लेस देन 0। तो थोड़ा सा है ना, यहाँ पे आज थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो गया, और एक तो इसमें ना सोचना पड़ेगा काफी तुम्हें क्वेश्चंस देख के। पहले तो कि लिमिट इन्फिनिटी है तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल लो या तो देख लो, नहीं तो फिर देखो किसी बीच के पॉइंट पे अनबाउंडेड तो नहीं है, जैसे मान लो 1/x² टाइप का था, -3 से 2 हो गया, तो 0 पे अनबाउंडेड है तो ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा है ना, कुछ इस तरह से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो उससे कर सकते हैं। बट तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे देन, ठीक है। बाकी कोई भी एक बुक उठाओ और उसमें बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करे हुए, तो कोई भी बुक उठा लो जो जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो, मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस से कोई सी बुक ले लो, कोई भी, जैसे गोरख प्रसाद की है या शांति नारायण की है, या इंडियन ऑथर्स बहुत सारे हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक उठा सकते हो, स्ट्रॉस है, एंटन बीवंस है,
जो भी कैलकुलस की बुक है उसमें जाके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो कोई ऐसे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, तो अभी क्या है, जब से एग्जाम्पल कुछ बुक के सॉल्व कर लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ ऐसा है। फिर धीरे धीरे एग्जाम के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, रेयरली आता है, तो फिर भी देख लेंगे अगर मिलेगा तो। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू एंड गुड नाइट, ज्यादा टाइम हो गया आज।